नमस्कार, मैं नितिन राजपूत आज आपके साथ अपनी किताब द फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूं। यह केवल अनुवाद नहीं है, इसमें अनुवाद के साथ साथ कुछ विवरण भी मिलेगा। मतलब किताब से ज़्यादा जानकारी देने की इस वीडियो में कोशिश की गई है। इस किताब को लिखने के पीछे एक मकसद था कि स्टूडेंट्स सिविल सर्विस एग्ज़ाम को समझ सकें। बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग लेने के बाद भी इसको नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि अटेम्प्ट देते रहते हैं। उसके बाद भी अगर आप उनसे पूछ लीजिए कोई ऐसे के टॉपिक पर इससे क्या लिखना, कैसे लिखेंगे, या जनरल स्टडीज़ में कुछ सवाल आते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, उन सवाल पर आप कैसे लिखेंगे। आंसर राइटिंग के बारे में पूछ लीजिए, उनका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट्स को आपस में इंटर रिलेट कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट नहीं कर पाते ये सारे कार्य। कोचिंग लेने के बावजूद नहीं कर पाते। कहने को वो तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के नेचर को ना समझने के कारण ये चैलेंजेस उनके सामने आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की इसी समस्या को देखते हुए हमने ये किताब लिखी है, जिसका टाइटल है द फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि इंग्लिश में लिखी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले वीडियो से, जिसमें हम किताब का पहला सेक्शन जो कि इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम भारत का सबसे प्रतिष्ठित गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में जितनी मेहनत, समय और पैसा स्टूडेंट इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे और किसी एग्ज़ाम में इतना नहीं लगता। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि स्टूडेंट ने पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। पर उसके पीछे उसके कितने वर्षों की मेहनत है, इस बात को अक्सर हम लोग देखना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि सही मार्गदर्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी तैयारी स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी जो आप डेवलप करते हैं, चाहे आपने इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना करी हो, लेकिन सही मार्गदर्शन के कारण अगर आपने अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए कुछ कार्य किए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य किए, तो ऐसे कार्य भी इस एग्ज़ाम के तैयारी की श्रेणी में आते हैं और उनका फ़ायदा कैंडिडेट को मिलता है। तो लेकिन जनरल देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्योंकि इस एग्ज़ाम के नेचर को समझ नहीं पाते, इस कारणवश और इसके कंपटीशन के भी कारणवश, आप देखिए इसका मतलब सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम है ये इस देश का प्रतिष्ठित। चाहे कैंडिडेट ने आईआईएम से एमबीए किया हो, चाहे आईआईटी से बीटेक किया हो, चाहे एम्स से एमबीबीएस किया हो, उसके बावजूद
इतना सफल करियर होने के बाद ऐसे कैंडिडेट्स भी इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं। बहुत से कैंडिडेट तो केवल इस डर से इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते कि यह बहुत कठिन एग्ज़ाम है। इसकी कठिनाई को लेकर बस इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग इसके सिलेबस को देखते हैं, जानते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि यह एग्ज़ाम सोशल साइंसेस यानी जिनको कई लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बोल देते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पर आधारित है। और अक्सर लोगों की राय होती है कि सोशल साइंस तो वो लोग लेते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, और कई लोगों की धारणा तो ये है कि सोशल साइंस तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको इसकी तैयारी की भी क्या ज़रूरत है। तो जहाँ तक स्कूल की बात है, बगैर कोचिंग के भी अगर कैंडिडेट इंटेलिजेंट है, केवल एनसीईआरटीज़ पर फोकस करके अच्छा परफॉर्मेंस अपना स्कूल लेवल पर इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में निकाल सकते हैं। लेकिन जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये जिनको आप आर्ट्स बोलते हैं और जिनको सही तरीके से सोशल साइंस का सब्जेक्ट बोलना चाहिए, तो वो सोशल साइंस में जो साइंस लगा है, इस साइंस पर लोग ध्यान नहीं देते। और लेकिन वो साइंस जो है उसकी, सोशल साइंस की, वो एक तरीके से ओपन सीक्रेट की तरह है। आपके सामने भी आती हैं वो बातें, उसके बावजूद भी आपका विश्वास उन बातों पर नहीं आ पाता, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं तो आपको सफलता के कुछ अलग नियम दिखाई देते हैं, आगे बढ़ने के कुछ और नियम दिखाई देते हैं। और जो बातें हमें सोशल साइंस में हमारे सामने आती हैं, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, वेलफेयर स्टेट, गुड गवर्नेंस, एक पॉजिटिविटी, एक आइडियलिज्म जो हमारे सामने आता है, उस आइडियलिज्म में विश्वास पैदा नहीं हो पाता। तो आपके प्रैक्टिकल अनुभव, आपके जीवन के, और जो इस सोशल साइंस में जो साइंस है, इस वजह से उनमें मेल ना हो पाने के कारण आप इस एग्ज़ाम में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। इसके लिए एक खास तरीके की आपको ट्रेनिंग चाहिए, उन बातों को देखने की, प्लस उनके प्रूफ अगर आपको कोई टीचर दे सके, तब जाकर आपका इन बातों में, उन सिद्धांतों में, जिनको हम सिद्धांत कहते हैं, आपका पूर्ण विश्वास जग जाएगा, डेवलप हो जाएगा। एक बार विश्वास बन गया तो उसके बाद बाकी बातें तो फिर आप केवल विश्वास अगर किसी चीज़ में करते हैं तो फिर यू विल बिकम द चेंज एजेंट। मतलब आप बदलाव की फिर बात नहीं करेंगे, आप खुद बदलाव का कारण बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
हम इस एग्ज़ाम की कठिनाइयों की बात कर रहे थे कि इस एग्ज़ाम की जो में लोगों के सामने बड़ी कठिनाई आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी योगदान है। वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं कैंडिडेट्स के साथ, और इतनी मेहनत जब आप कर रहे हैं और इतना सहयोग जब आप अपने परिवार से भी ले रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस एग्ज़ाम को आप अच्छी तरह समझ लें। किसी भी प्रतियोगिता में बगैर उसके नियम को जाने भाग लेना समझदारी नहीं है। और अगर आप मैच्योर हो चुके हैं, कम से कम 24-25 साल की आयु हो चुकी है आपकी, तो थोड़ा आपको, आप ब्रांड के मायाजाल से बाहर आ चुके होंगे अब तक, और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे। तो अपने इस एक्सपीरियंस पर विश्वास कीजिए और ज्ञान की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कीजिए, ब्रांड की तरफ नहीं। अंधविश्वास करके मत चलिए। वैसे भी एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड रहेगा कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर भी हो सकता है। जनता आपके पास आएगी, आपके पास अपने समस्याएं लेकर, वो बड़ी मेहनत से लोग पैर उठाकर आपके पास आएंगे, और अगर आप उनको अच्छे से सुनेंगे तो उनकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी। ना केवल वह, इसलिए भी ज़रूरी नहीं है, बात केवल आपके व्यक्तित्व की नहीं है, बात जनता के विश्वास की है। सरकार और सरकार की मशीनरी में, व्यवस्था में विश्वास की भी बात है। तो ये आपको एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा, इसलिए अपने को एक अच्छा लिसनर बनाइए। आप एक रिजिड अप्रोच के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिएगा। जितना आप दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जितने नए डायमेंशंस, जितने नए आयाम आप समझने की कोशिश करेंगे, उतना चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो एग्ज़ाम काफ़ी कठिन है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स जो एक कॉमन गलती करते हैं, सामान्यतः यह गलती करते हैं कि इस एग्ज़ाम की डिमांड को ढंग से नहीं समझते। इस एग्ज़ाम की डिमांड केवल एकेडमिक नहीं है। बहुत से बच्चे तो इसको, आज तक जो उनका एक्सपीरियंस रहा, स्कूल और कॉलेज का जो एक्सपीरियंस उनका रहा, जहाँ पर उनके सामने सिलेबस होता था, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते थे, और सही एक रेफरेंस बुक उनको मिल जाती थी, तो अगर वो मेहनत करें या उनको समझाने वाले सही मिल जाए, तो उनके उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने की गारंटी हो जाती थी। इस एग्ज़ाम में सिलेबस आपका, आपके ऊपर है कि आप उसको सागर बनाएंगे या उसको कंसाइज करके छोटा सा एक तालाब बना देंगे जिसको आप पार कर सकें। आपका नज़रिया, पर्सपेक्टिव्स यहाँ ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है। दूसरा, अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट किया
और इसको समझने की कोशिश करी तो यूपीएससी गाइडलाइन में एक शब्द सबसे जिस पर यूपीएससी ने ज़्यादा फोकस किया है वो है इंटेलेक्ट। तो अगर आप किसी तरीके से अपनी मेहनत से या सही मार्गदर्शन से वहाँ पहुँचे और आपने उस इंटेलेक्ट वर्ड को समझ लिया तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन केवल इंटेलेक्ट भी इस एग्ज़ाम में सफलता की गारंटी नहीं है। वह एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेकिन सफिशिएंट नहीं। एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल के अलावा इस एग्ज़ाम में आपको नॉन एकेडमिक एक्सपीरियंस और सोशल थॉट, सोशल माइंडसेट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक्सपीरियंस और सोशल माइंडसेट को इग्नोर करते हुए इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी असफलता का कारण बन सकता है। अगर आपकी आज तक की परवरिश या आज तक की आपकी ट्रेनिंग, आपको सही मार्गदर्शन आपके परिवार से या आपके टीचर से मिल गया तो शायद आपको ये बात कोई बड़ी ना लगे। लेकिन जिनको ऐसा नहीं मिला मार्गदर्शन, वो बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। वैसे भी हमारे देश में अभी जो हालात चल रहे हैं तो अक्सर बच्चों को लगता है कि वी आर वेरी गुड, और ऑब्वियसली शब्द का इस्तेमाल तो स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा ही करते हैं, जैसे बहुत ज्ञान आ गया है। तो एक जो ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए बच्चों की कि वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकें, किसी भी टॉपिक को समझ सकें, ऐसी ट्रेनिंग ही जब बच्चों को नहीं दी जा रही तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग या डिबेट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली? उस ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको, वैसे तो वो ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए। शिक्षा का असली जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वह यही है कि चाहे आप किसी फील्ड के चैंपियन ना हो लेकिन आपको उसकी समझ तो हो, नॉलेज तो हो कि वह क्या है, ताकि आप अगर आपके सामने कोई चैलेंज आता है या फिर आपकी इग्नोरेंस का कोई व्यक्ति सामने वाला आपका मतलब अनड्यू फ़ायदा ना उठा पाए। सो यही कारण है कि इस एग्ज़ामिनेशन में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को लगता है कि यार ये तो केवल एनसीईआरटी ही है, हम इसको याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे और हो जाएगा। तो देखिए, याद तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिक सोर्सेज को तो याद करना पड़ेगा, लेकिन केवल याद करने से, रट्टा लगाने से एग्ज़ाम हो जाए, यह गलत बात है। तो हो सकता है आप प्रीलिम्स क्लियर कर लें अगर आपको बेसिक सोर्सेज सही पता चल जाए। वैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज नितिन राजपूत IAS और हमारे यूट्यूब चैनल नितिन राजपूत पर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ एक चलाई हुई है, जिसमें आपको एक 20 सवालों का एक टेस्ट मिलता है सब्जेक्ट वाइज। हमने उसको 20 सवालों का ही रखा है ताकि आपको समय मिल पाए और आपके ऊपर प्रेशर ना हो। हम आपको कोई एक किताब पूरा पढ़ने का इतना बड़ा टारगेट नहीं देते,
या पहले पूरी किताब फिनिश कीजिए उसके बाद टेस्ट लीजिए। नहीं, हमने उस किताब को डिवाइड किया छोटे छोटे सेक्शंस में और फिर आपके लिए टेस्ट क्रिएट किए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जो एक सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले होता है, उस सवाल के लिए आपके लिए हम पहले ही बता दें कि नितिन राजपूत आईएएस फेसबुक पेज पर आप जाकर वो टेस्ट आप देख सकते हैं। अब आप पहले टेस्ट मत क्वेश्चंस मत देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स मिल जाएगा, सोर्स का नाम मिल जाएगा। तो आपको सोर्सेस पता चल गए, वो सोर्स आप उससे तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद फिर आप वो टेस्ट दीजिए। अगर आप टेस्ट में सभी टेस्ट में मिलाकर 50% से अबव स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप 50% से कम स्कोर कर रहे हैं तो मुश्किल है, अपना कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपके चांसेस कम बचे हैं तो वो अलग बात है, ऐसे लोगों को तो एग्ज़ाम दे ही देना चाहिए क्योंकि आपके पास चांस अब कम है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की अभी आयु कम है, जिनके पास चांसेस हैं, उनके लिए यह सही रहेगा कि वह पूरी तैयारी के साथ ही इस एग्ज़ाम को दें। आगे बढ़ते हैं अपनी किताब के पॉइंट्स को देखते हुए। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एक खासियत है, यह एक यूनिक एग्ज़ाम है कि इसकी एक्सपेक्टेशन है कि कैंडिडेट अपने देश के लिए एक विजन डेवलप करें। विजन माने दूरदृष्टि। अक्सर लोगों का जो बिलीफ सिस्टम वो बीइंग प्रैक्टिकल और लिव इन प्रेजेंट में ज़्यादा चलता है। जब आप ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर आते हैं, बाय द वे यही सिद्धांत आपका पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होता है। लीडरशिप हैज़ टू बी विजनरी एंड लीडरशिप हैज़ टू बी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आपको समस्याओं का पता होना चाहिए और आपको उस समस्याओं के समाधान का भी पता होना चाहिए। तो ये इस एग्ज़ाम की डिमांड है कि आप देश को लेकर एक विजन डेवलप करें। और जब हम विजन की बात करते हैं तो बगैर देश की समस्याओं को जाने, बगैर देश के नागरिकों की समस्याओं को जाने, आप उनके समाधानों पर विचार करे बगैर वो विजन डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम के पीछे एक थॉट प्रोसेस लगता है, एक डायलेक्टिकल प्रोसेस लगता है। डायलेक्टिक्स की बात हम आगे करेंगे अपना बुक में आगे वाले सेक्शन में। तो ये डायलेक्टिक्स जो है मतलब हमारे विचारों में एक विचार आता है जिसको हम थीसिस बोल देते हैं। फिर कुछ समय बाद पश्चात हमें खुद लगता है कि यह इस विचार में कुछ कमी है, उसका काउंटर हमारे सामने आता है जिसको एंटीथेसिस बोल देते हैं। फिर दोनों के समागम, दोनों के सिंक्रोनाइजेशन के बाद जो नया विचार पैदा होता है उसको हम सिंथेसिस बोल देते हैं। अब ये सिंथेसिस जो है ये एक नया विचार हो गया, फिर उसका काउंटर आता है एंटीथेसिस, और इस तरीके से हम अपने विचार में आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे विचार परिपक्व होते रहते हैं। पर इस कार्य को करने के दो तरीके हैं। पहले तो इसकी एक ट्रेनिंग होती है, वह ट्रेनिंग आपको वही व्यक्ति दे सकता है जिसने डायलेक्टिकल प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में कार्य किया हो।
ओरिजिनल थॉट डेवलप करने के लिए आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स को आप पढ़कर शुरुआत कर सकते हैं और डायरी राइटिंग से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और कम समय है आपके पास और ज़्यादा अच्छा बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इस प्रोसेस में, जिससे आप बड़ी जल्दी अपने विचारों में वो परिपक्वता ला सकते हैं, मैच्योरिटी ला सकते हैं। जो एक और बड़ी कमी कैंडिडेट्स में देखी गई है वह है कि स्टूडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग जो संस्थान ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है उसकी गाइडलाइंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उनका पूरा विश्वास एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में आ गया है और उनका एजम्पशन होता है कि यह ज्ञान उनको मिलेगा। अब आप में से कितने लोगों के साथ आपके कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की गाइडलाइंस डिस्कस करी गई, यह एक विचारणीय विषय आप लोगों के लिए है। और अगर नहीं की गई या अभी आप किसी कोचिंग सेंटर में जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, तो इतना मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की गाइडलाइंस को लेकर ज़रूर चर्चा कीजिएगा पहले, और हमारी बुक को पढ़ के जाइएगा, और उसके बाद अपना जो है, ताकि आपका एक लेवल बने, आप टीचर से जो सवाल पूछें वो बिल्कुल बेसिक ना हो, उनका एक लेवल हो, और आपको भी टीचर को समझने में मदद मिलेगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेवल समझने में भी आपको मदद मिलेगी। तो कुछ लोग तो काफ़ी कैंडिडेट्स तो यूपीएससी की गाइडलाइंस को पूरा इग्नोर ही कर देते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स के साथ समस्या आती है उनकी मैच्योरिटी के कारण, उनका एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस कम होने के कारण। गाइडलाइंस वो पढ़ते हैं लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस की जो डेप्थ है, गहराई है, वो उनको नहीं समझ आती। हमारी यह किताब का जो फोकस यूपीएससी की गाइडलाइंस ही है, जिसमें हमने वर्ड टू वर्ड यूपीएससी की गाइडलाइंस का एनालिसिस किया है। आगे बढ़ते हुए, जब आप किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं तो हारने के लिए तो नहीं करते, आप उसमें भाग नहीं लेते, आपका लक्ष्य तो जीत ही है। जब लक्ष्य जीत है तो उसकी तैयारी में कमी क्यों छोड़ना। और बात जब तैयारी की आती है तो मान लीजिए किसी प्रतियोगिता के 3 चरण हैं, तो क्या आप उस प्रतियोगिता के केवल पहले चरण के नियमों को जानकर आप उस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे? अगर तीसरे चरण में ऐसा कोई नियम है, ऐसी कोई बात है जिसके पार पाना आपके लिए बहुत कठिन है, आप रेडी नहीं है उतना सेक्रीफाइस करने के लिए, तो सफलता आपको कैसे हासिल होगी? और यही गलती सिविल सर्विस एग्जाम के कैंडिडेट्स करते हैं। उनका मेजॉरिटी का पूर्ण विश्वास है कि पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो एग्ज़ाम तो इसी ऑर्डर में कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मेंस की जो डिमांड है उसको इग्नोर कर दें और इंटरव्यू की जो डिमांड है उसको इग्नोर कर दें।
क्योंकि बाद में आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप अपने अंदर वो बदलाव ला सकें। जो कैंडिडेट्स फ्रेशर्स हैं, जो वो इस बात को नहीं जानते बिल्कुल भी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही आपको फॉर्म भरना होता है मेंस का, वो दरअसल कंप्लीट फॉर्म होता है इंटरव्यू तक के लिए। इंटरव्यू, अगर आप मेंस क्लियर करते हैं रिटन स्टेज और आप इंटरव्यू तक जाते हैं, तो आपने जो अपने हाथ से इंफॉर्मेशन जो आपने दी है भरकर, वो इंफॉर्मेशन इंटरव्यू बोर्ड के सामने होती है। आपके इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू रूम में एंट्री करने से पहले जो बोर्ड है उसको गो थ्रू करता है। तो आपको समय कहाँ मिला इंटरव्यू के लिए? आपने तो अब तक प्रीलिम्स पर फोकस किया था। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके आपने वो फॉर्म भर के उनके हाथ में थमा दिया, फिर आप मेंस की तैयारी में लग गए और आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू के बारे में हम सोचेंगे, मेंस के बाद जो कुछ समय मिलता है तब हम अपने लिए करेंगे। तो पहले तो ये एक मिस्टेक है आपकी, बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। दूसरा, आप सोच रहे हो कि हम अब ऐसी कोई बात कर लेंगे, बोलने का कोई एक ऐसा तरीका है। हाँ ठीक है, होता है, सही मार्गदर्शन मिले तो अपनी काफ़ी कमियों को आप छुपा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अभी इस साल जो इंटरव्यू होने वाले हैं ऐसी गलती कर चुके हैं, और तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वो ट्रेनिंग देंगे जिससे आप अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकें। लेकिन लास्ट मिनट बदलाव, फेरबदल, वो केवल अपनी कमियों को छुपाने के लिए हो सकते हैं। अगर आपको इम्प्रेशन डालना है तो आपको ऐसा एक पर्सनैलिटी की तरह सामने जाना चाहिए इंटरव्यू के, जो एक इम्प्रेसिव, एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी, राइट फ्रॉम द स्कूल एज, स्कूल लेवल से ही आपका रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो सिविल सर्विस एग्जाम की जो डिमांड्स हैं उससे मेल खाता। There has to be alignment and integration between your personality, between your achievements at the school level and the demands of the interview board. This is what they are sitting for. वो इसी बात के लिए वहाँ बैठे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जो स्कूल में हैं, आपके लिए भी ये मैसेज है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी नॉन एकेडमिक भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, सोशल भी है। आपके लिए बहुत कुछ है करने को। आप अभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की तैयारी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको ज़िंदगी के लिए तैयार कर देता है। चाहे ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो ना हो, लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से की है तो आप जिस भी किसी फील्ड में जाएंगे वहाँ पर आप सक्सेस ही पाएंगे। और नॉलेज की तो आपको कमी होगी नहीं। नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ अचीव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस बुक के पहले सेक्शन पर। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सबसे पहले आपकी एक स्ट्रेटेजी, एक वर्ड है, स्ट्रेटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आपको लगता है कि आपने जहाँ कोचिंग सेंटर में गए तो स्ट्रेटेजी देना तो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, वेल एंड गुड, वो जो आपको पढ़ा रहे हैं एक स्ट्रेटेजी से, आप वो पढ़िए। लेकिन कभी भी बस
जो भी स्ट्रैटेजी आपको मिली है, अगर वो स्ट्रैटेजी केवल सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित है तो कुछ उसमें कमी है। अगर आपके इंटेलेक्ट, आपके विजन और आपके कैरेक्टर के डेवलपमेंट को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है। कृपया इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर यह कार्य आपके साथ नहीं किया गया है तो आप इस पर फोकस करिए। इंटेलेक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे इस पर चर्चा होगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। इंग्लिश में है, इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, और मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने की शक्ति। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट माने थिंग्स विच एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड, इन आइडियाज, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। माने वो बातें जो केवल आपके विचार में, आपके मस्तिष्क में होती हैं, वो रियलिटी में, फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देती। तो इसका विस्तार पूर्वक चर्चा इस पर आगे करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे भगवान, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे राष्ट्र। अब आप कहेंगे भगवान तो मूर्ति में भी होता है, राष्ट्र की बाउंड्री होती है, राष्ट्र के सिटीजन्स होते हैं, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो इसकी चर्चा आगे करते हैं, मतलब कुछ कमी है। इसके फिलॉसफिकल एलिमेंट्स क्या हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल मूर्ति देखकर मूर्ति की पूजा करते हैं, वाकई में कोई व्यक्ति सामने आकर उनसे पूछ ले कि आप ये पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाते, और फिर उनका विश्वास जो भगवान से भी डिग जाता, कहीं के नहीं रहते। लेकिन जिन्हें पता है कि पूजा मूर्ति की नहीं हो रही, मूर्ति के पीछे छुपे आदर्शों की हो रही है, उनका जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है, वो बना रहता है। तो वो ज्ञान, वो इंटेलेक्ट, वो मायने रखता है। उससे आपका विश्वास नहीं दिखता है, और कोई आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता है। गलत तर्क देकर आपको कोई चुप नहीं करा सकता है। तो इंटेलेक्ट पर विस्तार पूर्वक आगे बात करेंगे। विजन पर हमारी चर्चा पहले हो चुकी है, और कैरेक्टर माने चरित्र। तो चरित्र को आप जैसा समझ रहे हैं, जैसा केवल उतना ही नहीं है। चरित्र पर जब यहाँ बात करते हैं, उनको एक खास आपका जो चरित्र, एक उपयुक्त चरित्र चाहिए, जो एक भविष्य के सिविल सर्वेंट के उपयुक्त हो। तो वह कौन सा चरित्र होता है, उसके लिए कैसे, उसको डेवलप करने के लिए, उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या काम करने पड़ते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग इसको लेकर नहीं हुई है तो आपकी स्ट्रेटेजी में कमी रह गई है। इस पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। अगला जो टॉपिक हमारा इस सेक्शन में है कि स्टूडेंट्स अक्सर दो ही सवाल पूछते हैं, और वो दो सवाल का जवाब मिल जाने पर दे आर सेटिस्फाइड। उसके बाद लगता है कि अब गेम उनके हाथ में आ गया, एंड इट इज़ ओनली देयर हार्ड वर्क नाउ विच मैटर्स। सो वो कौन से दो सवाल हैं? पहला सवाल कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक्स पढूं, आप मुझे कुछ बुक्स बता दीजिए। दूसरा सवाल कि मैं कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करूं। तो व्यक्ति को किताबें मिल जाती हैं, कोचिंग सेंटर मिल जाता है, लेकिन केवल ये दो सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद दो और सवाल भी महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। वह सवाल है कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम
के लिए, ना केवल सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, भविष्य में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो ब्यूरोक्रेसी के से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव लाऊं जिससे मैं उन चैलेंजेस को बड़े आसानी से फेस कर सकूं। एक और सवाल है कि वह कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन से मापदंड हैं जिनको एग्जामिनर्स फॉलो करते हैं मेंस रिटन एग्जाम में, जब वो आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करते हैं। इन दो सवालों के जवाब भी आपको मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर ये दो सवालों के जवाब आप ले लेंगे, आपको मिल गए, तो आपकी मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं सही ट्रैक पर हूँ और अब मुझे बस अपना नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड। तो आपका हार्ड वर्क पहले दो सवाल के बाद नहीं शुरू हो जाता। ये दो सवाल के जवाब भी ले लीजिए, उसके बाद अपने हार्ड वर्क मोड पर आ जाइए। यस, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आसान तो नहीं है। इस किताब में हमने सिविल सर्विस एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको लेकर विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा की है। यह किताब को आप पढ़ लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ये वीडियो सीरीज़ जारी रखेंगे। इस अपनी बुक का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद भी वीडियो सीरीज़ जारी रहेगी। वैसे वो वीडियोस बीच में भी आपको मिल सकते हैं। ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ तो चल रही है, वो भी चलती रहेगी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक अलग से सेक्शन आंसर राइटिंग का, वो भी या तो हम इस बुक के अनुवाद के बाद, हिंदी अनुवाद के बाद, या बीच में भी आपको वो वीडियोस मिल सकते हैं। यह बुक में, इस किताब में हमने कोशिश करी है कि आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम की डिमांड पता चल जाए, ताकि उसके बाद आप अपना एनालिसिस कर सकें। आपकी जो स्ट्रेंथ हैं वो तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ तो आपको जानना चाहिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो अगर कुछ कमियां हैं और कोई ऐसी कमियां हैं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं when we use the word positive and negative, it doesn't necessarily mean that it is value wise negative and positive. It is essentially bad when we are saying it negative. अगर हम नेगेटिव वर्ड या कमी बात कर रहे हैं तो कमी का मतलब बुरा नहीं होता है, लेकिन कमी कमी ही होती है। वो कमी कुछ कमियां जो आपकी हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम में हुई, आप एक रिमोट लोकेशन गांव से आए, या आपके पेरेंट्स भी उनका एजुकेशन भी कम रहा। अभी मेरे बोलने से पहले ही आपको एग्जाम्पल सामने आ गए होंगे। सिलेक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपको अब इनके प्रति सजग रहना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेशन आप जो है, कुछ ये आपका हिस्सा है, ये आपके बायोडाटा का हिस्सा है। तो आप गांव से आ रहे हैं तो ये मत प्रस्तुत कीजिए कि मैं केवल गांव के बारे में सोचता हूं। कहने की बात ये है, आपका लेवल होना चाहिए कि आप पूरे देश, आप शहर, और यहाँ तक कि पूरे विश्व, अमेरिका, यूरोप, दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कहने का मकसद यह है। आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंच गए। आप इन बाय द वे,
अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यूअर्स, चाहे कैंडिडेट का जो है मीडियम हिंदी रहता है तो भी वो इंग्लिश का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत बार देखा गया है कि कैंडिडेट से वो कहते हैं प्लीज़ ट्राई इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में ही बोलिए, तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए उन कमियों को मिनिमाइज करिए, अपनी उस कमी को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। कमियों को ऐसे छोड़ के मत जाइएगा कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे आप ऐसे ही ले लीजिए। आप वो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे, वो उनके सामने चॉइस बहुत ज़्यादा है। उन्हें बेस्ट टैलेंट लेना है इस देश को चलाने के लिए। तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड, एक खुले विचारों का को लेकर अपने अंदर बदलाव वाले दृष्टिकोण के साथ इस एग्ज़ामिनेशन की आप तैयारी कीजिए। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि जो लोग शहरों से हैं, इंग्लिश मीडियम है, कि वो उनका सिलेक्शन की गारंटी ज़्यादा है। उल्टा उनके साथ भी एक समस्या आ जाती है कि उनसे एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हो जाती है। इट्स अ 360 डिग्री इवैल्यूएशन, आपको वो हर डायमेंशन पे इवैल्यूएट करते हैं। डेफिनेटली अगर आप रूरल एरिया से आ रहे हैं तो एक वो स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि आपको गांव के बारे में पता है। वही एक शहरी बच्चे को शायद गांव की हकीकत ना मालूम हो। अगर आप एक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं तो ये भी कमी नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ भी छुपी है। इसमें स्ट्रेंथ ये है कि आपको हालात मालूम हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, वहाँ किस तरीके की पढ़ाई होती है, टीचर्स का क्या लेवल है, कैसे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। तो कोई भी बात है उसमें आपकी कमी भी छुपी है और वही आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। देखने का केवल एक नज़रिया है और नज़रिया आपका सही होना चाहिए। वही मैं कह रहा था कि आप यू हैव बीन द टॉपर, आज तक आप स्कूल कॉलेज में टॉप करते आए हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह। तो ये इसको अहंकार में मत कन्वर्ट होने दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डिमांड केवल ये नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन तो केवल ऐसे ही टॉपर्स लोगों का हो रहा होगा। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, यह सत्य नहीं है। एक 60% वाला भी आपको बीट कर सकता है। सो अपने पास्ट अचीवमेंट्स को अपने अहंकार में मत बदलने दीजिएगा, उसको अपनी वीकनेस मत बनाइएगा। वो जो आपने अचीव किया ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड, उसको आपके अचीवमेंट ही माना जाएगा, लेकिन केवल उस बेसिस पर अपने में जो बाकी के बदलाव लाने हैं, जो अपनी बाकी क्वालिटीज़ आपको एक्वायर करनी है, उसको लेकर भी आप सजग रहिए। वहाँ पर भी आपको कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से कैंडिडेट्स जब वो स्कूल में होते हैं तभी से इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनको दो सलाह मिलती है। एक सलाह तो गलत ही है, सीधे सीधे कहते हैं लोग आप अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए, अपना पहले करियर पर फोकस कीजिए, उसके बाद तैयारी कर लीजिएगा, कोचिंग लेनी है और हो जाएगा। तो ये सलाह सही नहीं है। इस एग्ज़ामिनेशन के अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो आप स्कूल लेवल से ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो इसका जो मैं आपको नॉन एकेडमिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो आपसे बात करी थी, जो हॉबीज़, अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपसे फॉर्म में पूछी जाती हैं, उन सब की तैयारी तो आप स्कूल में ही करते हैं। प्लस जो अपना आधार आप बनाएंगे ये सिविल सर्विस की तैयारी का, ये डेफिनेटली आपको हर तरीके से हेल्प करने वाला है, आपके करियर में भी हेल्प करने वाला है।
सो वो आपका, क्योंकि आगे आप क्या करने वाले हैं, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस पर भी निर्भर करता है। वो एक कैंडिडेट के साथ पर्सनल मिलकर ही एक करियर काउंसलिंग सेशन करना पड़ता है और तब उनको समझाना पड़ता है कैसे आप मैनेज करें। लेकिन हाँ, स्कूल लेवल से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और बहुत कुछ है करने के लिए। दूसरी सलाह जो मिल जाती है स्कूल स्टूडेंट्स को कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, ये एक सही सलाह है, एनसीईआरटी। लेकिन जैसा कि हमारी अभी चर्चा हुई कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर, आपकी हॉबी, आपके अचीवमेंट्स को लेकर भी वर्कआउट करना पड़ेगा, आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर वर्क करना पड़ेगा, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा। सो केवल एनसीईआरटी पढ़ना इज नॉट इनफ। हमने इस एग्ज़ाम में जो अप्रोच फॉलो करी है उसको हम सैटेलाइट अप्रोच का नाम दे देते हैं। उससे कहने का मतलब है कि अगर आप ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है, आप ज़्यादा डायमेंशंस देख सकते हैं। मान लीजिए आप कभी जंगल में खो गए, रास्ता नहीं मिल रहा है, घना जंगल है, तो आपको जो सबसे ऊंचा पेड़ है, हेलो, तो जो अगर आप जंगल में हैं और आप कहीं खो गए हैं, आप रास्ता भटक गए हैं, तो आप एक सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढिए और उस सबसे ऊंचे पेड़ पर जाकर देखिए चारों तरफ, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने आपको वह दृष्टिकोण देने की कोशिश करी है, वह ऊंचाई देने की कोशिश करी है जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई दें। क्योंकि आपने तो अपने दृष्टिकोण को बड़ा सीमित कर लिया है, आपके सामने केवल प्रीलिम्स और आपको कोचिंग सेंटर ही आपको दिखाई देता है, आपको मेंस इंटरव्यू नहीं दिखाई देता है, आपको यूपीएससी नहीं दिखाई देता है। तो ये हमारी कोशिश है कि आप एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले मेंस और इंटरव्यू को भी पूरा स्टेज को देखें, उनकी डिमांड को देखें, यूपीएससी की डिमांड को भी अच्छे तरीके से समझें। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन में है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम एक डायनामिक एग्ज़ाम है। डायनामिक माने इसमें बदलाव होते रहते हैं। एक समय था 2001 तक, जब जो टॉपर्स आपको मिलते थे वो मेजरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स से मिलते थे। इंजीनियर्स बहुत सिलेक्ट होते थे। उसके बाद यूपीएससी ने ऐसे बदलाव करे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को भी सबको अपना साइंस सब्जेक्ट सब छोड़ते हुए सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना पड़ा। उसके बाद जो करंट पैटर्न चल रहा है, ये बेहद ही मेरी नज़र में इतना महत्वपूर्ण बदलाव, ये केवल एक बदलाव नहीं है, यह एक रेवोल्यूशन है। अगर मैं आपको बात करूं, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। तो जो पुराने ढर्रे पर एक तैयारी पहले हो जाती थी एक सब्जेक्ट नॉलेज पर, अभी उसको बस एंड कर दिया उस अप्रोच को यूपीएससी ने। इंटेलेक्चुअली आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, आपको ही नहीं, सभी टीचर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। और मार्केट से ऐसे बड़े बड़े नाम जिन्होंने बहुत पहले रिजल्ट दिए, जो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, इस बदलाव के कारण आज नहीं है, आज वो इस फील्ड में नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज कम हो गया, प्लस अब आपको एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करना है, विजन पर फोकस करना है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस करना है। सो ये जो बदलाव आया है ये बेहद ज़रूरी था, और एक वाकई में इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। अगर यूपीएससी के कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस बदलाव से रिलेटेड थे, तो हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यूपीएससी फॉर ब्रिंगिंग दिस चेंज, क्योंकि
इस बदलाव से जो इस देश का जो बेस्ट माइंड है, बेस्ट नॉट जस्ट इन माइंड, इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन एज वेल, पॉजिटिव इंटेंशन वाला बेस्ट माइंड की हम बात कर रहे हैं, उनको आपने यूपीएससी ने एक नए स्टैंडर्ड्स दे दिए. नाउ यू हैव टू अचीव दीज स्टैंडर्ड्स. द थिंग्स लाइक एथिक्स हैव बीन फॉर्मलाइज्ड नाउ. अभी मोरालिटी हैज बिकम अ फॉर्मल थिंग. एक पेपर ऐड हो गया है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. सो गवर्नेंस जो वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, बिना मोरालिटी के, बिना सोशल माइंडसेट के आप वेलफेयर नहीं कर सकते लोगों का. उसके मद्देनजर बहुत बदलाव किए गए हैं. केवल बात पेपर 4 जीएस की नहीं है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की. जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ में, जिस हिसाब से एस्से का विस्तार किया गया और जिस हिसाब से प्रीलिम्स में भी बदलाव किए गए, पूरा का पूरा इंटेंशन साफ दिखाई देता है यूपीएससी का कि वह किस प्रकार के कैंडिडेट्स को आप ब्यूरोक्रेसी में लेना चाहते हैं. इसके साथ ही आज की इस पहले सेक्शन को हम समाप्त करेंगे. जाते जाते आप सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, गुड लक. आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में बेस्ट अचीव करें. और इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी प्लानिंग सही है तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको अपने करियर, अपने हायर स्टडीज़ या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में जो आपके सामने आए, मैं दूसरे इश्यूज भी, बी इट योर मैरिज, उन सबको आपको साइड लाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग सही है. धन्यवाद.